नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर गोस्वामी सर आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया है हिस्ट्री का। और मेरी हिस्ट्री जो मैं पढ़ाऊंगा आपको ऐसे बोर नहीं करूंगा जो आप 10th में या 6 में या +2 में पढ़ते हैं। देखिए ये डिफरेंस है, इसमें ही डिफरेंट है कंपटीशन एग्जाम में। इस हिस्ट्री को ऐसे इंटरेस्टिंग पढ़ाऊंगा कि हमारे इतिहासकारों ने ना जो हिस्ट्री पढ़ाई है, जो हिस्ट्री लिखी है, वो मुगलों राजों के बारे में या फिर अंग्रेज आए उनके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री लिखी हुई है। बट कुछ ऐसी हिस्ट्री के कुछ टॉपिक छुपे हुए हैं, जैसे हिंदू राजों के बारे में इन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि हिंदू राजों ने, क्योंकि मुस्लिम के आने से पहले यहाँ पे जो राज करते थे वो हिंदू राजा थे। अगर उनके बारे में आपने देखा हुआ कि हमें इतना पढ़ाया नहीं जाता, तो आज मैं एक ऐसे हिंदू राज्य के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कि जो अशोक से भी, जो चंद्रगुप्त मौर्य से भी, जो अकबर से भी, जो महाराजा रणजीत सिंह खालसा फौज जिसे हम बोलते हैं, कि इससे भी ज्यादा लड़ाइयां जीत चुका था और इससे भी ज्यादा उनका क्षेत्रफल जो था उनके कब्जे में था। अगर मैं बात करूं कि अपना रूस तक हमला किया होता उस व्यक्ति ने, यूरोप तक उस व्यक्ति ने हमला किया हुआ था, चीन उसके कब्जे में था, चीन के साथ उसने संधि की थी। और मतलब ऐसे राज्य के बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता। पता नहीं इतिहासकारों ने क्यों भेदभाव किया है। पर मेरी इस चीज को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद आपको टॉपिक मैं लेकर आता हूं, ताकि बच्चों में जो हिस्ट्री के प्रति है वो प्यार बन पाए। हिस्ट्री से डरे नहीं, हिस्ट्री डरने वाली चीज नहीं है। हिस्ट्री तो बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर इसको बड़े ध्यान से पढ़ें। ऐसे ऐसे राजे महाराजे आपको स्टोरियां सुनने में मिलेंगी कि अद्भुत, अजीब, और आपको सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाया जाता है, स्टोरियों के थ्रू नहीं पढ़ाया जाता। और मैं कोशिश करूंगा आपको स्टोरियों के थ्रू पढ़ाने की। और मेरी ये कोशिश जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, सिर्फ किस लिए कर रहा हूं, ताकि आपको नॉलेज मिल पाए, ताकि आप कंपटीशन एग्जाम में उतर पाए, ताकि आप हिस्ट्री के बारे में जान जाएं। तो मैं एक निवेदन करूंगा आपसे कि इस वीडियो को जब आप देखोगे तो एंड तक देखना, और आपको पूरी हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिल जाएगी। कश्मीर के इतिहास के बारे में, आज कश्मीर के इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा, वहां के हिंदू राज्यों के बारे में जो जिन्होंने वहां पे राज किया है। तो कृपया ये निवेदन है कि वीडियो को ना जब आप देखते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यही हमारा एक इनाम होता है, यही हमारा मोटिवेशन होता है। अगर जितना आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके सामने ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के टॉपिक लेकर आऊंगा जो आपने कभी सुने ही नहीं। तो हम शुरू करते हैं आज का इतिहास, कश्मीर का इतिहास। ये मैंने एक डेमो के लिए मैप बनाया हुआ है इंडिया का, जो सिर्फ डेमो के लिए है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो अभी है नहीं। डिजिटल बोर्ड पे हम सारा कुछ कर पाते हैं। तो इसके थ्रू मैं आपको कश्मीर का इतिहास पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आज का मेरा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर के बारे में आज तक आपने सुना होगा, क्योंकि 1947 तक तो आपने सुना होगा कश्मीर पाकिस्तान की और इंडिया की लड़ाई इसी पे होती है। बट इससे पहले अगर मैं बात करूं 600 BC की, तो मैं वहां तक आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। देखिए, पढ़ने से पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस कश्मीर के इतिहास को हमको कहां से पता लगता है, सोर्स क्या है। जो मैंने सोर्स जिससे ज्ञान प्राप्त किया है कश्मीर के बारे में, वो सोर्स क्या है। देखिए, पहला सोर्स है कल्हण, एक कवि हुआ है, एक राइटर हुआ है कल्हण। तो कल्हण की एक बुक है राजतरंगिणी। इस राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता लगता है। कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी से हमें पता लगता है, क्योंकि राजतरंगिणी के जो है 8 तरंग है। कितने हैं? 8 तरंग है, और जिसमें 800 श्लोक है। इसमें 8 तरंग है और 800 श्लोक है, और जिसमें पहले, दूजे और तीजे में इसके एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया गया, प्राचीन इतिहास के बारे में बताया गया है। प्राचीन इतिहास चौथे, पंचवें और 6वें में हमें बताया गया है कारकोट और
उप्पल वंश के बारे में। वंश डायनेस्टी मतलब वंश, जैसे हमारे पास कंबोज है, विर्क है, तो ऐसे ही वहां पे कारकोट और उप्पल थे। और 7वें और 8वें पे है हमारे पास कश्मीर के इतिहास में लोहार वंश। लोहार वंश तो पूरे 80% अगर आप हिस्ट्री निकालना चाहते हैं कश्मीर की तो आपको राजतरंगिणी से मिल जाएगी, कल्हण द्वारा लिखी गई है। कल्हण जिसके दरबार में रहता था वहां का राजा था हर्ष, मतलब कश्मीर में एक राजा हुआ है हर्ष। ये वो हर्षवर्धन ही है, हर्षवर्धन थाने सवेरा वाला हर्षवर्धन ही है, कनौज वाला हर्षवर्धन, ये अलग हर्षवर्धन है, कश्मीर का हिंदू राजा है ये। इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे जाके। तो उसके दरबार में था कल्हण, तो उसने ये बुक लिखी है 1027 के लगभग आके। तो सारे राजों के बारे में बताया गया उसने, कारकुट राजा, उप्पल राजा और लोहार वंश में जो राजे हुए हैं उन राजों के बारे में बताया गया है। और आगे जाके हमें जिस होर से पता लगता है, आपने राजा अशोक के बारे में सुना होगा। राजा अशोक, देखिए राजा अशोक जब हम पढ़ते हैं तो राजा अशोक का ने बताया कि श्रीनगर जो शहर है, जो श्रीनगर शहर है वो अशोक द्वारा बसाया गया है। मतलब इसके अशोक को जब पढ़ते हैं तो इससे पता लगता है कश्मीर के इतिहास के बारे में। और इसका एक बेटा था जलोक, अशोक का बेटा था जलोक। देखिए जलोक ने जम्मू कश्मीर में हिंदू धर्म का प्रचार किया था, हिंदू धर्म का प्रचार किया था अशोक का राजा, अशोक के बेटे ने। अशोक का बेटा जैसे तीवर था, काफी सारे अशोक के बेटे हैं, बट यहाँ पे एक, क्योंकि आपको पता है कि अशोक बुद्ध धर्म को मानता था, बट उसके बेटे जलोक जो हिंदू धर्म को मानता था और हिंदू धर्म का वहां पे प्रचार किया था। ये भी हमें पता लगता है कश्मीर के इतिहास के बारे में। और कश्मीर के इतिहास के बारे में कहां से पता लगता है, आपने एक राजा सुना होगा कनिष्क, राजा कनिष्क, जिसको राजा कनिष्क, देखिए राजा कनिष्क के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो राजा कनिष्क ने बुद्ध धर्म की फोर्थ काउंसलिंग ऑफ बुद्ध धर्म की कराई थी। संघ मतलब जैसे हम यहाँ पे आजकल लगा लेते हैं, जैसे हम सम्मेलन करवाते हैं, बुद्ध का सम्मेलन करवाया था उन्होंने। सम्मेलन जैसे हमारे यहाँ पे कोई बाबे हैं, जैसे कोई ढड्डरियां वाला बाबा हो गया, जहाँ कोई ब्यास वाले बाबे का सत्संग करवा लेता है, मोहाली में होता है, जहाँ ब्यास में होता है, जहाँ फिर कोई सिख का प्रचार करने के लिए आए हैं, इनको सम्मेलन बोलते हैं। तो बुद्ध की फोर्थ काउंसलिंग हुई थी हमारे पास 72-78 एडी के आसपास, फोर्थ काउंसलिंग। और फोर्थ काउंसलिंग जो हुई थी वो कुंडन वन में हुई थी, कश्मीर में कुंडन वन में हुई थी कश्मीर में। तो कनिष्क से भी हमें यहाँ के इतिहास का पता लगता है, कुंडन वन में हुई थी ये फोर्थ काउंसलिंग, जिसका प्रेसिडेंट था वाशुमित्र। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कभी, जब हम बुद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो आपको ये फोर्थ काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग, इसके बारे में अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। और उसके बाद और हमें कहां से पता लगता है, एक राजा हुआ है नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त नाम का एक राजा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा कि गुप्त डायनेस्टी हुई है, गुप्त डायनेस्टी में एक हमारे पास बुद्धगुप्त था। बुद्धगुप्त बड़ा बहादुर शासक था, क्योंकि देखिए ना, मध्य एशिया से कुछ गुंडे डाकू जब भारत को लूटने के लिए, एक डायनेस्टी है जिसको हूण बोलते हैं, हूण डायनेस्टी। जैसे डायनेस्टी मतलब वंश होता है, हूण आए थे। जैसे हमारे पास यहाँ पे ईरान से हमला हुआ था, बाबर आए से, इस्लाम धर्म आया, मतलब मोहम्मद बिन कासिम आया था। इसी तरीके से एक बड़ी खतरनाक
क्रूरता जिसमें भरी थी, जिसके बीच इंसानियत नहीं थी। हूण व्यक्ति आए थे, हूणों ने क्या किया था, भारत पे आक्रमण किया था और बुद्धगुप्त नाम के व्यक्ति ने हूणों को मार गिराया था, हूणों को भारत से भगा दिया था कि अब अपने देश चले जाओ। फिर भी उनमें से एक हूण बच गया था जिसका नाम था मेहरकुल। मेहरकुल हूण था, मेहरकुल। मेहरकुल हूण जो जब बुद्धगुप्त भगाता है, लेकिन ये भागता भागता वो कश्मीर में चला जाता है। कश्मीर में जब ये कश्मीर में जाता है तो कश्मीर के राजे की हत्या करके वहां पे एक शासन कर लेता है। 1 साल 2 साल वहां की दुनिया को तड़फा देता है ये, क्योंकि क्रूरता भरी होती है, इंसानियत इन लोगों में नहीं होती। जो डाकू होते हैं उनमें इंसानियत नहीं होती, वो दुनिया को तड़फाता है, उनकी स्त्रियों के साथ बुरा सलूक करता है। तो फिर वहां पे नासिंग देवगुप्त नाम का जो शासक है वो पहुंचता है और मेहरकुल को पकड़ के बंदी बना लेता है। पर अफसोस की बात कि जब मेहरकुल को पकड़ के ये अपने दरबार में लेकर आता है तो इस जो नरसिंह गुप्त की माता है वो इसको बोलती है कि नहीं, ये भीख मांग रहा है अपनी जिंदगी, इसको छोड़ दो। और युद्ध में और बातों में आदर्श सिर्फ बातों में होना चाहिए, युद्ध में आदर्श नहीं। युद्ध में दुश्मन दिखता है तो उसको मार डालो, ये हिस्ट्री से सीखा है। जिसने भी अपने दुश्मन को बख्शा है वो दोबारा खड़ा होकर उसी को मार डालता है। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने गलती की थी मोहम्मद गोरी को छोड़कर कि युद्ध में सिर्फ बातों से आदर्श बनो, लेकिन युद्ध में आदर्शवादी नहीं, युद्ध में अपने दुश्मन को मार डालो। ये बात सीखनी चाहिए तो आपको कृष्ण जी से सीखनी चाहिए। उसका भी कभी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगर आप इंटरेस्टिंग हो तो जरूर कमेंट में मुझे बताना। बड़े आपको बताऊंगा कि कैसे जिंदगी आदर्शवादी और युद्ध में, युद्ध में कोई दर्शन चलते। मेहरकुल नाम के बाद में ही आता है भारत में और तबाही मचा देता है। तो इन जगहों से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता लगता है। अब कश्मीर के इतिहास की पूरी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। इनके बारे में बताया कि मैंने कहां से आपका सोर्स इकट्ठा किया है कश्मीर की हिस्ट्री का प्राप्त करने के लिए। देखिए एंड तक इसको देखिए, आपको बड़ा मतलब लगेगा कि भाई ये राज्य हमें आज तक पढ़ाए क्यों नहीं गए। शायद आपने अगर 10th आप लोगों ने भी स्टडी की होगी, 6 to 10th की होगी, जब +2 में हिस्ट्री रखी होगी तो आप देख लेना कि इन राज्यों के बारे में आपने सुना या नहीं। कश्मीर का देखिए, कश्मीर के राजे की अगर बात करें तो 3 डायनेस्टियों के बारे में पता लगता है। जैसे मैंने आपको बताई कारकोट, उप्पल और एक लोहार डायनेस्टी। उप्पल डायनेस्टी, लोहार डायनेस्टी और कारकोट, ये कश्मीर की डायनेस्टी थी। कश्मीर का 3 डायनेस्टियों की आज हम बात करेंगे और इस डायनेस्टी की खास करके क्योंकि इसी में वो राजा पैदा हुआ है जिस राजे की आज मैं आपको बात सुनाऊंगा। किस राजे के बारे में चर्चा ही नहीं होती, पता नहीं इतिहासकारों ने इतना क्यों इनको छुपा कर रखा है, हमारी हिस्ट्री से दूर रखा है। पर चलो जब IAS की तैयारी करते हो तब ये बाहर आते हैं, तब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कारकुट राजा, देखिए कारकुट डायनेस्टी में एक राजा हुआ है दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन देखिए दुर्लभवर्धन का एक बेटा था दुर्भल्लक। दुर्भल्लक ऑलमोस्ट 632 से 685 तक यह इतिहास है। 632 से लेकर 682 तक का, मतलब बुद्ध धर्म के आसपास का ये आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं कश्मीर की। तो दुर्लभवर्धन के 3 लड़के थे। एक का नाम था चंद्रपेड़, दूसरे का नाम था तारापेड़ और तीसरे का नाम था मुक्तापेड़। देखिए पंजाब से हूं मैं, आप लोग सोचते होंगे कि हिंदी में क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि ये जो हिस्ट्री का टॉपिक है ना ये पूरी इंडिया के लिए है। इसको यूपी का बच्चा भी देख सकता है, बिहार का बच्चा भी देख सकता है, पंजाब का भी देख सकता है, हरियाणा का भी देख सकता है, क्योंकि ऐसी हिस्ट्री आपको बार बार
देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जितने भी हिस्ट्री वाले टीचर हैं वो थोड़ा सा डेमो देते हैं, बट फिर वो अपना कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं। और मैं बस चाहता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको ये चीज़ मिले, क्योंकि मैं अपना टाइम स्टडी पे लगाता हूं और 10 बुक्स का ज्ञान इकट्ठा करके आपके सामने घंटे 1.5 घंटे की जितनी वीडियो बनेगी पूरी हिस्ट्री में आपको ऐसे ही करूंगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई, क्योंकि मुझे पता है कितना टाइम देना पड़ता है, पर कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। तो चंद्रपीड़ था, तारापीड़ था और मुक्तापीड़, ये 3 थे। आगे इनके उपनाम थे। इसका नाम था बज्रदित्य, उपनाम। जैसे मेरा नाम अवतार है तो मुझे कोई छोटे नाम से जानता है तो वो उपनाम होते हैं हमारे। इसका नाम था बज्रपीड़, बज्रदित्य, बज्रदित्य, ये ललितदित्य, ललितदित्य। और ये था हमारे पास ललितदित्य था हमारे पास, और ये था हमारे पास, इसका नाम था उदयदित्य, इसका नाम था उदयदित्य, उदयदित्य। ये था बज्रदित्य, ये था उदयदित्य और ये था ललितदित्य मुक्तापीड़, ललितदित्य, ललितदित्य। देखिए इंसानियत तौर से चंद्रपीड़ अच्छा था, इंसान के तौर पे तारापीड़ बड़ा करप्ट बंदा था, बट हम आज बात करने वाले हैं मुक्तापीड़ की, ललितदित्य की। ये वो राजा है जिसने अपना राज यूरोप देश, थोड़ा सा रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन लागू यहां से लेकर और यहां तिब्बत, चाइना में अपना राज किया, और इधर ईरान तक अपना राज पहुंचा दिया, और इधर असम तक इसका राज था, इधर कर्नाटका तक इसका राज था। ठीक है जी, इसने अपना राज चारों तरफ फैला रखा था। ये एक ऐसा राजा, देखो कभी सुना है आपने कि भारत के राजे ने कभी रूस पे हमला किया हो? भाई इसने रूस पे हमला, देखो ऐसे, तिब्बत, चाइना में, मतलब रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन देशों में हमला कर चीन तक पहुंच गया, चीन पे हमला करके असम पे पहुंच गया, कर्नाटक में पहुंच गया, और कहां पे पहुंच गया? हमारे पास ईरान तक, यहां तक इसने हमले किए थे। इसके साथ तो संधि कर ली थी चाइना के साथ, क्योंकि आगे जाके जब इस पे हमला होने होते हैं तो इनके साथ ये मित्रतापूर्ण संबंध बना लेता है। और इस मुक्तापीड़ ने क्या किया था? मुक्तापीड़ ने एक मंदिर बनाया था मारतांड का, मारतंड, सूर्य मंदिर ऑफ मारतांड, सन टेम्पल ऑफ मारतांड। मारतांड मतलब एक जगह का नाम है कश्मीर में, जैसे सन टेम्पल है उड़ीसा के बीच, ठीक है, जगनपुरी में है, तो ऐसे एक सन टेम्पल, 12 टोटल मुझे ख्याल है सन टेम्पल इंडिया में, ठीक है। एक कश्मीर में है सूर्य का मारतंड, मारतंड ऑफ मतलब सूर्य का मारतंड मंदिर, मारतंड मंदिर, ठीक है। सूर्य का मारतंड मंदिर, ये सूरज का मंदिर था, सूर्य भगवान का मंदिर था। बड़ी दुनिया, मतलब बड़ा अद्भुत, बड़ा दिलकश मंदिर। आपने देखे होंगे कभी, साउथ के मंदिर जाके देखो, जगन्नाथपुरी का, उड़ीसा का सन टेम्पल, भुवनेश्वर का मंदिर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मंदिर बनाए हुए थे। तो जैसे बिमल शाह ने बनाया था वहां पे जैन मंदिर बनाया हुआ है आपका राजस्थान में। तो ऐसे ही सूर्य का मारतांड मंदिर बनाया था मुक्तापीड़ ने। अब इस सूर्य के मंदिर से ये देखिए, अब मैं यहाँ पे एक मुस्लिम राजे की बात करूंगा, तो सूर्य के देखिए मंदिरों से पता नहीं क्या दिक्कत थी मुसलमान राजों को कि ये हिंदू इतने मंदिरों में क्यों जाते हैं, अब इनके मंदिर तोड़ डालो। आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि ये अच्छा था जी, ये अच्छा था, अरे अच्छे की तो बात ठीक है, अच्छा था, लेकिन ये मंदिर तोड़ने की क्यों दिक्कत आ जाती थी आप लोगों को? ऐसा मंदिरों से क्या धर्म, मतलब आपके धर्म को खतरा हो जाता था? आप राज करते हो, राज करो, पर मंदिरों को तोड़ने का मतलब, जब किसी के गुरुद्वारे को तोड़ने का मतलब, ये पता नहीं कहां से हिस्ट्री क्रिएट
कर दी इन लोगों ने जमीन, तो ये मंदिर भी तोड़ा गया। देखिए तोड़ा किसने, एक मुस्लिम शासक हुए हैं, ये सारे हिंदू राजा। एक आगे जाके मुस्लिम राजा बनता है कश्मीर का, उसका नाम है सिकंदर बुत सिकम। उसके नाम मैं अभी बता देता हूँ आपको, आगे हिस्ट्री में बताऊंगा। अभी हिस्ट्री क्योंकि अभी तक तो मैं 3 बताऊंगा आपको, ये आगे जाके कश्मीर का एक और पार्ट आएगा। सिकंदर बुत सिकम, सिकंदर बुत सिकम। देखिए सिकंदर बुत सिकम, बुत सिकम क्यों बोलते हैं? बुतों को तोड़ने वाला, जो बुत होते हैं, जो मंत्रों को तोड़ने वाला, मतलब विभाजन करने वाला, इसका नाम रखा था सिकंदर बुत सिकम। तो सिकंदर बुत सिकम ने क्या किया था? सिकंदर बुत सिकम ने यहां का सूर्यकुंड मंदिर तोड़ दिया था। इसको तोड़कर विनाश करके लोगों को, और कहते हैं कि इसने जंगलों में आग लगाती थी, 6-7 महीने आग जलती रही, कि इतना खुश होता था कि देखो मैंने आपके मंदिर तोड़ दिए। इतना क्रूर व्यक्ति था कि कश्मीर का इसने जीना हराम कर दिया था इस व्यक्ति ने। बड़ा अजीब अजीब किस्म का बंदा था, मतलब समझ में नहीं आता अब इसको क्या कहें क्या ना कहें। पर दूसरी तरफ इसका बेटा था जैलून, जैलून। इसके बाद राजगद्दी बैठता है जैलून, इसको बोलते हैं कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर बोलते हैं इसको, क्योंकि जितना ये क्रूर था उतना ही ये दयालु था। जब ये कश्मीर की गद्दी पे बैठता है तो इतना काम करता है दुनिया के लिए। जैसे आपने अकबर के बारे में सुना होगा, अकबर सेकुलरिज्म था, अकबर किसी भी धर्म को नहीं मानता था, अकबर सारे धर्म को आजादी देता था। और इंडिया में चाहिए क्या था? अगर इंडिया में अपने राज करना है, अच्छे से राज करना, दुनिया के दिल में राज करना है, आज भी अगर आपने राज करना है तो आपको सेकुलरिज्म बनना पड़ेगा। आप एक धर्म के होंगे, अगर सिख धर्म की आप वाह करेंगे और दूसरे धर्म की निरादर करेंगे, जब आप हिंदू धर्म की वाह करेंगे दूसरे धर्म का, तो देखिए आपकी गद्दी यहाँ तिर नहीं चलेगी। अगर आप इतिहास से नहीं सीख पाए तो आप किसी से सीख नहीं, मतलब आप फिर इंडिया में रहने के लायक नहीं। आपको कोई धर्म नहीं इंडिया में, क्योंकि इंडिया सेकुलरिज्म कंट्री है, और इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब है सारे धर्म बराबर, कोई धर्म बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। किसी के धर्म को नीचा करा के अपन धर्म को अगर ऊपर बढ़ाना चाहते हो तो भाई आपका जो पतन है निश्चित है। अगर नहीं देखना चाहते तो मुगल से देख लो, मुस्लिम जो मुगल थे, जो मुस्लिम शासक हुए हैं, जो उनका नामो निशान नहीं है। जो अत्याचार मतलब गुरु परिवार पे किए थे, आज उनका नामो निशान नहीं। और गुरु का परिवार आज भी आपको गद्दी के रूप में, आपको श्री गुरु ग्रंथ साहब के रूप में मिल जाता है, बट उनका कोई नामो निशान नहीं। अगर हमारी हुकूमत अब ये समझ जाए कि भाई हम धर्म का प्रचार करके, इनको डरा के, हिंदू मुस्लिम करके वोटें ले लेंगे, भाई ये 5 साल बेवकूफ़ बना सकते हैं, उसके ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि आपको सेकुलरिज्म बनना ही पड़ेगा। अब थोड़े बहुत तो समझदार हमारे लोग हो चुके हैं, बाकी पता नहीं भाई धर्म का कीड़ा अगर अब भी है तो हिस्ट्री पढ़ लो। जिस व्यक्ति ने भी धर्म को बढ़ाने की कोशिश की, अपने को दूसरे धर्म को गिराकर, वो नष्ट हुए हैं। जैसे ये आप सिकंदर बुत सिकम हो गया, पर जैलून अच्छा व्यक्ति था, अच्छे व्यक्ति की हम हमेशा तारीफ करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो पूरे एशिया, इधर ईरान तक, इधर चीन तिब्बत तक, इधर हमारे पास कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन इलाकों पे, रूस के थोड़े से इलाके पे राज करते, तो कितना राज था। इतना राज तो हमारा महाराजा रणजीत सिंह का भी, रणजीत सिंह कहाँ तक था? अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान में भी संधि कर ली थी, 78 पक्षी संधि, वो भी छोड़ दिया था उन्होंने। पंजाब में ही था, लाहौर पाकिस्तान, क्योंकि पहले पाकिस्तान हमारे में था ना, ये पाकिस्तान, ये तो हम ही थे, ये तो मैंने अपनी इंडिया पाकिस्तान, ये तो 1947 में ही बना, तो इसकी तो बात ही मत करो। अभी अफगानिस्तान वाले अलग थे, वहां तक राज किया था रणजीत सिंह ने, बट वो भी संधि करके छूट गया था। तो आप देखो कि रणजीत सिंह, अकबर ने तो इंडिया में ही राज किया है, अकबर ने तो कहीं भी किया नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ तक राज फैला दिया था, और इसकी बात की भी हिस्ट्री में होती नहीं, इसकी बात ही नहीं होती कभी हिस्ट्री में। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, पता नहीं क्यों लोग इनका नाम लेना नहीं चाहते, समझ में नहीं आता कि क्यों हमें इनके बारे में नहीं बताते, ठीक है जी। तो ये इस राजा की मैं बात करने वाला था आपको, यही राजा था मेन जिसके बारे में आपको बताना चाहता था। देखिए आगे जाके उत्पल वंश में आता है अवंती वर्धन, आगे राजे बस ऐसे जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। अवंती वर्मन,
अवंती वर्मन आता है, ठीक है जी। अवंती वर्मन का जो राजा होता है, देखिए अवंती वर्मन ऑलमोस्ट इसका एक पीएम कह लो, या वकील कह लो, या मंत्री कह लो, सुइया। देखिए सुइया नाम का इसका एक सिपाही हुआ है, मंत्री, कुछ पता लगता उनके कि मंत्री थे या सिपाही थे, बट इसको बोलते हैं हम इंजीनियर था। ये इंजीनियर जो आजकल आप बोलते हैं भाई इसने बीटेक की हुए जो कि ये पुराना इंजीनियर था हमारे पास। देखिए कश्मीर में क्या था, कश्मीर में ज्यादातर हमारे पास आपको पता है कि हड़ आते होते हैं, नदियां उफान पे होती, छोटी छोटी नदियां थी। जो कश्मीर बहुत बड़ा, कश्मीर जो छोटा हमारी इंडिया पूरी पुरानी कश्मीर की बात कर रहा हूं, तो वहां पे हड़ आने की समस्या हर टाइम बनी रहती थी। और लोग थे तो वो अपनी जो छोटे छोटे नाले थे, नदियां थी, उनको साफ नहीं करते थे। तो इस सुइया के बारे में जब पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा इंसान था और बड़े मतलब अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी नहरें साफ करवा दी थी। तो राजा ने इसको, अवंती वर्मन ने कहा कि देखिए हर साल जो है कश्मीर डूब जाता है हड़ में, तो कुछ किया जाए। तो ये इंजीनियर था और ये बोलता है कि आप ऐसे करो कि ये दुनिया, ये इंडिया वाले ऐसे, ये हमारे लोग जो ऐसे काम नहीं करेंगे, आप मुझे ऐसे करो जितना भी हमारे पास सोना पड़ा है कुछ सोना मुझे दे दो। तो ये सोना लेता और उसकी कुछ पोटली बना लेता, और पोटली बनाकर क्या करता है, नदी में फेंक दे, नदियों में जहां पे मतलब कबाड़ वगैरह या कुछ भी गंद वगैरह होता तो वहां पे फेंक देता था। और लोगों, क्योंकि लोग तो आपको पता है कि पैसा कहाँ पे बनता है, लोग तो उस टाइम भूखे नंगे मतलब गरीबी के मारे हुए, अब जहां पे पैसा मिल जाएगा वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उस समय इतनी कोई आज ही आपको दिखती है चमक, पहले इतनी चमक नहीं थी। पहले ना मोबाइल फोन था, ना नेट था, ना कुछ, ना लेना। अब तो रोटी भी डाउनलोड हो जाती है भाई आपके, इससे पहले नहीं, पहले कमानी पड़ती थी, पहले कमानी पड़ती थी। अब तो आपको पता है कि क्या चल रहा है सिस्टम, कमानी तो अभी पड़ती है, बट आप आज जो ज्यादा लगता है वो दिमाग पहले हार्ड वर्क था, आज हमारा माइंड वर्क चलता है ज्यादा, स्मार्ट वर्क जिसको हम बोलते हैं। स्मार्ट वर्क करोगे और पैसा प्राप्त कर लोगे, जैसे अब हम कर रहे हैं आपके साथ। तो इसने क्या किया, इसने सारे जो पैसे थे अपने वो नदियों में, छोटी छोटी नदियों में, जहाँ जो सुए होते हैं विलेज में, उनमें गिरते तो उनको उन लोग उसमें उतर जाते, और पैसे निकालने के चक्कर में सारी के सारी नदी ऐसे इसने साफ करवाई। और उसके बाद कहते हैं कि वहां पे हड़ की समस्या खत्म होगी। तो ऐसे थे। और इसने अवंती नगर शहर भी बसाया हुआ है, जो अवंती नगर कश्मीर में है ना, जो इसने बसाया हुआ है। और इसी में एक रानी हुई है, रानी दिद्दा। रानी दिद्दा, रानी दिद्दा, रानी दिद्दा। देखिए इसका पता था शमिंदर गुप्त। शमिंदर गुप्त ला लो, शमिंदर लगा लो अकेला। शमिंदर, देखिए शमिंदर था जो कमजोर शासक था, मतलब इसको हैंडीकैप टाइप का इंसान लगा लेते हैं हम, इसमें इतनी ताकत नहीं थी, क्षमता नहीं थी। तो जिसकी वजह से रानी दिद्दा के पास पूरी के पूरी पावर आ जाती है। राज तरंगिणी में लिखा है कि इतनी करप्ट लेडी, इतनी मतलब अपने बच्चों को खा जाने वाली लेडी थी रानी दिद्दा। पता नहीं क्यों लिखा है इतना, क्योंकि जो रानी 36-37 साल राज कर गई हो इतनी दरिंदगी से, क्योंकि उस समय लड़कियों की आपको पता है कि इतनी महत्ता नहीं होती थी, लड़कियों को पैर की जूती समझा जाता था। अब कोई रानी अगर गद्दी पे बैठ जाए तो मर्दों को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगी ना, इसलिए शायद इनके बारे में उल्टा पुल्टा लिखा है। बट कहते हैं कि इन्होंने अपने 5 पुत्रों का कत्ल करा के और गद्दी पे बैठ जाती हैं, और जिसमें अभिमन्यु नाम का एक बेटा होता है उसको तो बड़े बुरे तरीके से मरवा देती है ये, और ये फिर अपने परिवार वालों के साथ मिलकर गद्दी चलाती है। उसी में एक राजा होता है संग्राम राजा। संग्राम राजा होता है, इसके बाद इसका मतलब चाचे का या इसके भाई का लड़का होता है संग्राम। संग्राम, यही संग्राम आगे जाके लाहौर वंश चलाता है। लाहौर वंश का राजा होता है, मतलब ये चलाता है संग्राम। और इस लाहौर वंश में ही, जैसे मैंने पहले राजा की बात की थी, राजा हर्ष, राजा हर्ष, और राजा हर्ष के दरबार में होता है कलहन। कलहन,
कलहर ने लिखी है राज तरंगणी, मतलब इसके दरबार में लिखी जाती है राज तरंगणी, इसके शासनकाल में राज तरंगणी। राज तरंगणी को जब कंप्लीट कराते हैं तो इनका एक आगे जाके राजा बनता है जय सिंह। जय सिंह इसके दरबार में कंप्लीट करता है 1127 में। जय सिंह लास्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे मुस्लिम शासक आ जाते हैं भारत में। तो 712 एडी में जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम। उसके बारे में पढ़ाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बारे में पढ़ाऊंगा कैसे परमला देवी और दर्शना देवी ने अपनी इज्जत भी बचाई और वहां पे मतलब अफगानिस्तान में कैसे मोहम्मद बिन कासिम को मारा था उन लोगों ने। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हिस्ट्री की, आपको एक से एक स्टोरी सुनाऊंगा। तो ऐसे हमारे कश्मीर का इतिहास था। ये कश्मीर के इतिहास पढ़ाते हुए अगर मेरे से कुछ थोड़ी बहुत ही मिस्टेक होगी हो तो इसके लिए क्षमा। अगर आपको लगे कि कुछ मैंने गलत पढ़ा तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूरी एक्सप्लेन पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। और आप जो भी टॉपिक चाहते हो अगला हिस्ट्री का तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊंगा। 5-6 टॉपिक मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जिससे आपका इंटरेस्ट बन जाए। और उसके बाद सीक्वेंस में चलेगी हिस्ट्री आपकी। एंशिएंट चलानी है एंशिएंट चला लो, मेडिवल चलानी है मेडिवल चला लो, मॉडर्न चलानी है मॉडर्न चला लो। जो आपको होगे वो हिस्ट्री में चला दूंगा। फिर स्टेप बाय स्टेप चलेगी एंड तक। कोई भी अगर मेडिवल चलाओगे तो पूरी एंड तक चलेगी आपकी औरंगजेब के मतलब पूरी 1857 के विद्रोह तक। ठीक है, 712 से लेके 1857 तक चलाऊंगा मेडिवल हिस्ट्री आपकी। मतलब वो मॉडर्न में भी आ जाएगी, बट मैं पहले मुगल खत्म कर दूंगा पूरे के पूरे। अगर आपने वैदिक पीरियड से लेके ठीक है 712 तक या 1000 ईस्वी तक पढ़ना है आपने मेरे से तो वो बोल दो, मैं एनिसेंट प्राचीन इतिहास पढ़ा दूंगा। तीन अंग होते हैं इतिहास के, उनमें से जो भी आप पढ़ना चाहते हो तो वो बोल दो। पॉलिटी पढ़ाऊंगा आपको, मैथ भी कराऊंगा, रीजनिंग कराऊंगा, ज्योग्राफी भी कराऊंगा, साइंस भी कराऊंगा। सारा कुछ पार्ट आपको फ्री मिलेगा। बस आपने करना क्या है, आपने तो सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और जितना आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे मेरी मतलब हिम्मत उतनी बढ़ती जाएगी और आपके लिए बड़े बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आऊँगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी वीडियो को भी प्यार देने के लिए।